कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल पावर प्रोवाइड करता है लोकसभा और राज्यसभा को, जो भी नॉन मनी बिल्स होते हैं उनके ऊपर। मतलब यहाँ पर जो लोकसभा है उसका इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा है उसका एग्रीमेंट हर चीज़ में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इक्वल पावर है राज्यसभा के पास भी, जब दोनों को कोई भी बिल पास करने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों का एग्री होना ज़रूरी होता है। सेकंड है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यही काम लोकसभा का था और यही काम इसमें आया है राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स का वर्क है, हाँ इसमें भी हाँ दोनों के पास सेम पावर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है डिस्क्रिपेंसी आ जाती है दोनों के बीच में, दोनों हाउसेस के बीच में। मतलब कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं अमेंडमेंट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर। तो यहाँ पर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ रही, दोनों के बीच में वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसको वापस जो पास्ड है वो पास्ड नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड। अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं तो फिर वो बिल है वो पास ही नहीं होता है। तो राज्यसभा के पास एक पावर है, अगर यहाँ पर राज्यसभा कोई बिल है उसके लिए एग्री नहीं है, यहाँ पर दोनों के अंदर जैसे डिफरेंसेस या फिर डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो यहाँ पर जो वो बिल है वो पास नहीं होगा। तो ये राज्यसभा की एक पावर आ गई इसके अंदर, मेकिंग ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट है पावर वो है फाइनेंशियल पावर। अब लोग राज्यसभा है, राज्यसभा की क्या फाइनेंशियल पावर है। जो फाइनेंशियल पावर है राज्यसभा की वो थोड़ी वीक है कंपेयर किया जाए लोकसभा से। क्योंकि वीकर इसलिए क्योंकि जो भी मनी बिल आता है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है या फिर प्रेजेंट होता है लोकसभा में, फिर वहाँ से प्रेजेंट होने के बाद में जो बिल है फिर आता है वो राज्यसभा के पास, जिसको उनके पास उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज़ का उनको टाइम दिया जाता है उसको डिसाइड करने का, उसके ऊपर सोचने का। फिर इसके बाद उसको वो लौटाना होता है 14 डेज़ के बाद एक रिसिप्ट के साथ, उसके एग्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है वो उनको एडवाइस दे सकती है लोकसभा को रिगार्डिंग मनी बिल के रिगार्डिंग में जो अपनी एडवाइस है वो यहाँ पर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी एडवाइस है उसको रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल पावर है वो थोड़ी राज्यसभा की थोड़ी वीकर है कंपेयर किया जाए लोकसभा से। अब फिफ्थ है एग्जीक्यूटिव पावर। अब यहाँ पर जैसे अपन ने अभी रीड किया था लोकसभा की जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। अब यहाँ पर भी वही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा की तरफ और जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी तरीके से कलेक्टिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी लोकसभा के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं लोकसभा की तरफ तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसी से भी कोई सा भी किसी भी मिनिस्टर से वो कोई सा भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं और उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी बात के लिए। अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला हो तो वहाँ पर जो राज्यसभा है, जिसे देखा होगा पार्लियामेंट में डिबेट चलती रहती है, तो यही है दोनों हाउसेज हैं वो दोनों मिलकर आपस में डिबेट करते हैं
और कुछ भी होता है तो राज्यसभा के पास पावर्स भी होती हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने। पावर्स तो क्या वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा है क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती। वो किसी भी मिनिस्टर्स को जो नॉन कॉन्फिडेंस होता है मोशन होता है उसके थ्रू वो किसी को भी वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि किसी भी जैसे मिनिस्टर्स हैं उसको उनकी पोस्ट से रिमूव करना थ्रू द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। जैसे कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस में क्या होता है जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी सीट पर बने रहते हैं, उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस के थ्रू उसको वहाँ से अपनी सीट से हटा दिया जाता है। मिसलेनियस पावर्स, अब यहाँ पर राज्यसभा है, इनके अलावा उसके पास इसके अलावा और भी क्या क्या पावर्स हैं। तो फर्स्ट पावर है राज्यसभा की वो है कि वो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती है राज्यसभा। और जॉइंटली वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो दोनों हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको चूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जब प्रेसिडेंट दोनों जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अदर्स ऑफिसर को वहाँ से हटाना हो तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू जो राज्यसभा और लोकसभा है वो दोनों हाउसेस मिलकर दोनों की एग्रीमेंट से वहाँ पर जिसको भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाना हो वो वहाँ से उसको हटा सकते हैं। और इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये जो मोशन है वो जब भी पास होगा जब दोनों हाउसेस हैं वो एक्सेप्ट करेगी, ये दोनों हाउसेस रेडी होगी उसी के लिए। अब फोर्थ है जो राज्यसभा और लोकसभा है वो जॉइंटली दोनों मिलकर जैसे मेजॉरिटी होनी चाहिए, दोनों एग्री होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। यहाँ पर वो अब रिमूव भी कर सकती हैं वाइस प्रेसिडेंट को उसके वर्क से। और जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो वर्क है, हटाने का जो मोशन है वो सबसे पहले पास होता है राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा की ये और भी पावर्स हैं। और जो लास्ट फिफ्थ है वो है एमरजेंसी पावर। जब भी लगती है 1 महीने से ज़्यादा लगानी होती है तो पहले दोनों यहाँ पर जो भी दोनों हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या है एग्री होने चाहिए इसके लिए। और पहले तो यहाँ पर दोनों हाउसेस इसके लिए पहले रेडी होने चाहिए। तो दोनों हाउसेस में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए ये मोशन। उसके बाद ही जो इमरजेंसीज हैं सिचुएशन है वो स्टार्ट होती हैं। अब स्पेशल प्रिविलेज, अब कुछ ऐसी पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। जो राज्यसभा है वो मेंबर्स होता है जैसे हर स्टेट से आता है। तो यहाँ पर राज्यसभा इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है राज्यसभा इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा है क्योंकि वो इलेक्शन होता है तो जितने भी स्टेट्स हैं स्टेट के उनकी जो पॉपुलेशन है स्टेट की उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनकी सीटें होती हैं। तो हर स्टेट से जो राज्यसभा का मेंबर है वो आता है, इसलिए यहाँ पर जो राज्यसभा के मेंबर हैं उसको बोला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो अब यहाँ पर कुछ पावर्स ऐसी है जो लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास है। देखते कौन कौन सी पावर है। फर्स्ट तो है आर्टिकल 249 के अंदर यहाँ पर जो 1/3 मेजॉरिटी है राज्यसभा के अंदर मेंबर्स की वो क्या है अब यहाँ जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकता है, जैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो वो ले ही सकता है, साथ ही साथ राज्यसभा
कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनको वो नेशनल इम्पोर्टेंस को डिक्लेयर कर सकती है, ये उनके पास एक पावर है। और फिर इसके बाद में अगर नेशनल इम्पोर्टेंस का उसको सब्जेक्ट बना दिया, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसको, तो फिर अगर वो इस नेशनल इम्पोर्टेंस का बन गया तो ऑब्वियसली फिर उस क्योंकि वो तो फिर दूसरी लिस्ट में चला जाएगा, वो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट चला जाएगा, तो फिर यूनियन जो लिस्ट है उसके ऊपर तो कौन वर्क करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर पार्लियामेंट करेगी। तो फिर इसके बाद में जो पार्लियामेंट है वो उसके ऊपर जो लॉज हैं वो बनाएगी। और फिर सेकंड है, अब यहाँ पर जो आर्टिकल था वो था 249 और यहाँ पर है 312। अब यहाँ पर आर्टिकल 312 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली राज्यसभा को ही पावर है इस्टेब्लिश करने की ऑल इंडिया सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग ए मोशन थ्रू 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी। अपनी मेजोरिटी में मतलब राज्यसभा के 2/3 मेंबर एग्रीड होने चाहिए कि गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कुछ भी सर्विसेज होती हैं इंडिया के अंदर, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है वो इस्टेब्लिश हो रही है, तो यहाँ पर वो ये सब करवा सकती हैं। अब ये राज्यसभा के बाद थोड़ी बहुत पावर होती है। अब एग्जीक्यूटिव द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज़ द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। फर्स्ट कौन सा है, लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्गन है, ये सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। इसका वर्क होता है जो लॉज वगैरह हैं वो तो लेजिस्लेचर के थ्रू बना दिए जाते हैं, इसका वर्क होता है सिर्फ इनको एग्जीक्यूट करना। तो इन दिस वीडियो that is enough. Now I will make my next video with the president. यहाँ से next video अपन president से start करेंगे। Till then you have to read the chapter and I hope you understand very well. If you have any doubt, any queries, you can ask me. Thank you.